अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नीचे बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार विद्यार्थियों, अभिमन्यु के इस YouTube चैनल में आपका फिर से स्वागत है। अगला बिंदु आता है विलयन के प्रकार। तो विलयन कोशिका द्रव्य की सांद्रता में तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद विलयन 3 प्रकार के होते हैं। यानी कोशिका में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और कोशिका द्रव्य की सांद्रता और बाहरी विलयन की सांद्रता में अंतर के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समप्रासरी, समप्रासरी विलयन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइसोटोनिक विलयन कहते हैं। तो क्या होता है, तो वह बाह्य विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य के समान होती है। समप्रासरी विलयन कहलाता है। जैसे 0.9 मोल सांद्रता का नमक का घोल कोशिका आरबीसी कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव्य की सांद्रता के समान होता है। तो ऐसी स्थिति में कोशिका को यदि समप्रासरी विलयन में रखते हैं तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि ना तो जल के अणु का कोशिका के अंदर प्रवेश होता है और ना ही कोशिका द्रव्य से जल के अणु का बाहर की ओर निष्कासन होता है। ऐसी स्थिति में कोशिका का आकार अपरिवर्तित रहता है। वो समप्रासरी विलयन का उदाहरण। अगला पॉइंट आता है, अगला जो विलयन है वो है अलपरासरी। अलपरासरी को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो वह विलयन जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की सांद्रता की तुलना में कम होती है। कोशिका द्रव्य की सांद्रता की तुलना में कम होती है। अलपरासरी विलयन कहलाता है। जैसे कि शुद्ध पानी के अंदर किसी भी कोशिका को रखा जाता है तो जल के अणु अपनी उच्च सांद्रता से कोशिका में प्रवेश कर जाते हैं, जिसके कारण कोशिका का आकार फूल जाता है, कोशिका फूल जाती है। क्यों? क्योंकि बाहरी विलयन की सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में कम थी, यानी अलपरासरी विलयन था, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था। इस कारण कोशिका बाहर से जल के अणु को ग्रहण करके आकार में फूल जाती है। अब तीसरा विलयन जो है वो आता है अतिप्रासरी विलयन। अतिप्रासरी विलयन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, वह विलयन
जिसकी सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में अधिक होती है। अतिप्रासरी विलयन कहलाता है। यदि किसी कोशिका को अतिप्रासरी विलयन में रखा जाता है तो कोशिका का आकार कम हो जाता है, कोशिका पिचक जाती है, क्योंकि कोशिका द्रव्य से जल के अणु बाहर की ओर कोशिका झिल्ली के माध्यम से निकल जाते हैं, जिसके कारण कोशिका का आकार बदल जाता है, कोशिका पिचक जाती है, क्योंकि वो अतिप्रासरी विलयन है। तो नमक और चीनी का जो घोल है वो अतिप्रासरी विलयन का काम करता है। अलप्रासरी विलयन में जल के अणु आते हैं, जल के अणु से बना हुआ विलयन अलप्रासरी है। समप्रासरी में सांद्रता बराबर होती है। तो विलयन के प्रकार कोशिका द्रव्य से तुलना करके 3 प्रकार के होते हैं, समप्रासरी, अलप्रासरी और अतिप्रासरी। प्रासरण की क्रिया इन्हीं विलयनों पर आधारित है। यदि विलयन समप्रासरी होता है तो प्रासरण की क्रिया नहीं होती, और यदि विलयन अलप्रासरी होता है तो जल के अणु बाहर से अंदर की तरफ कोशिका के अंदर की तरफ प्रवेश करते हैं, यानी अंतःप्रासन की क्रिया अलप्रासरी विलयन में होती है, जबकि अतिप्रासरी विलयन में बाह्य प्रासन की क्रिया होती है। अगला बिंदु है झिल्लियों के प्रकार। तो झिल्लियां 3 प्रकार की होती है। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पारगम्यता से क्या तात्पर्य है? तो जब किसी पदार्थ के अणु का किसी सतह के आर पार जाना पारगम्यता कहलाता है। पदार्थ के अणु चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, वो कोशिका या किसी भी सतह से निकल करके दूसरी सतह तक प्रवेश करना वो कहलाता है पारगम्यता। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियां 3 प्रकार की होती है। एक होती है पारगम्य झिल्ली, दूसरी होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, तीसरी होती है चयनात्मक पारगम्य। चयनात्मक पारगम्य और चौथी होती है अपारगम्य। ये 4 प्रकार की झिल्लियां होती है, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पारगम्य झिल्ली वह होती है जिसमें से विलयन के अणु आसानी से आर पार जा सकते हैं। जैसे पारगम्य झिल्ली में एग्जाम्पल अपने लेते हैं कोशिका भित्ति का। सेल वॉल कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य झिल्ली का काम करती है। इसमें पदार्थ के अणु विलयन के रूप में कोशिका भित्ति से आर पार आसानी से जा सकते हैं। अर्ध पारगम्य वह झिल्ली होती है जिसमें पदार्थ के अणु विलयन में से दूसरी तरफ नहीं जा सकते, लेकिन विलयन में उपस्थित विलायक के अणु केवल उस झिल्ली के आर पार जा सकते हैं। वो अर्ध पारगम्य है, जैसे कि चरम पात्र और कॉपर साइनेट से बनी हुई झिल्ली अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली वो होती है जिसमें विलयन में उपस्थित विलायक अणुओं के साथ साथ कुछ विलेय पदार्थ, कुछ चयनित विलेय पदार्थ भी कोशिका झिल्ली से आर पार जा सकते हैं। वो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। जैसे कि सभी जीवित कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है। अपारगम्य झिल्ली वो होती है
जिससे पदार्थ के अणु ना तो विलयन अवस्था में, ना विलायक अवस्था में, ना विलेय अवस्था में आर पार जा सकते हैं। जैसे लिग्निन एवं सुबेरिन, लिग्निन एवं सुबेरिन से लिग्निकर्त और सुबेरिनिकर्त कोशिका भित्ति सभी प्रकार के विलयन के लिए अपारगम्य होती है, पूर्णतः अपारगम्य होती है। तो झिल्लियों के प्रकार 4 होते हैं: पारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली। पारगम्यता के आधार पर इनके 4 प्रकार हैं। पारगम्य झिल्ली में कोशिका भित्ति आती है, जिसमें पदार्थ के अणु चाहे वो विलयन के रूप में हो और वो विलायक के रूप में हो, पदार्थ के अणु का स्वतंत्रता पूर्वक एक सतह से दूसरी तरफ जाना, वो पारगम्य झिल्ली के उदाहरण है। अर्धपारगम्य का मतलब होता है कि विलयन में उपस्थित विलायक के अणु तो आसानी से जा सकते हैं दूसरी तरफ, लेकिन विलयन में अन्य विलेय पदार्थ दूसरी तरफ नहीं जा सकते। चरम पात्र जो झिल्ली है वो अर्धपारगम्य है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो होती है उसमें विलयन में उपस्थित विलायक अणुओं के साथ साथ कुछ चयनित विलेय पदार्थ के अणु भी उस सतह के दूसरी तरफ आसानी से जा सकते हैं। अपारगम्य झिल्ली वह होती है जो विलायक और विलेय दोनों के लिए पूर्णतः अपारगम्य होती है। पादप कार्यकी के शेष महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इन वीडियो को साथ साथ में देख रहे होंगे और समय का सदुपयोग करते हुए संक्षिप्त नोट्स बना रहे होंगे।